Welcome everyone to the next video from the chapter Rise of Nationalism in Europe. Here we are again with our new important questions from the chapter. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और हमने जो चैप्टर में जो हेडिंग्स पढ़ी थी बेटा, मैं एक बार उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था और क्या हमें इस चीज को रिवाइज करना है इन क्वेश्चंस को करने से पहले। जो हमारी रिस्पेक्टेड वीडियोस अभी आई होंगी बेटा, तो उन वीडियोस में आपको जो हेडिंग मिलने वाली है उनके अकॉर्डिंग अगर आप काम करें तो आपके क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सॉल्यूशन के लिए सही रहेंगे। तो वो क्या क्या थी बेटा, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो इसमें पढ़ना है बेटा, वो आपको पढ़ना है नंबर 1, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आपको पढ़ना है बेटा इसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ नेशन, जिसके बारे में आपको पढ़ना है बेटा। सेकंड वीडियो जो आपको मिलेगी बेटा, वो मिलेगी नेपोलियन, चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। उसके बाद आपको जो हेडिंग्स पढ़नी है बेटा, वो पढ़नी है बिगिनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप, बिगिनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप। नंबर 4 जो आपको पढ़नी है बेटा, वो पढ़नी है हंगर, हार्डशिप्स एंड रिवोल्ट। ये आपको पढ़ना है बेटा चैप्टर में। नंबर 5 जो आपको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली के बारे में। और नंबर 6 जो आपको पढ़ना है बेटा, नेशनलाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। ये बेटा कुछ हेडिंग्स हैं जो आपको चैप्टर में मैंने आपको एक एक करके सारी पढ़ाई हैं। इन सबको पढ़ना, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आएंगे और आप उनको बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे क्वेश्चंस से, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला क्या है बेटा, एली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। ये जो एली थी बेटा, किसको मेजर करने में, जर्मनी में एक यूनिट थी बेटा, इसमें किसका इस्तेमाल करने में किया जाता था। तो ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा क्लॉथ। तो ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा बेटा, आपका क्लॉथ होगा, जिसमें उसका इस्तेमाल किया जाता था बेटा, दैट इज योर क्लॉथ। वो क्या होगा बेटा, आपका क्लॉथ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका क्लॉथ। तो ऑप्शन नंबर ए है। एली जो यूनिट थी बेटा, जो एली थी बेटा, उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता था, मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ्स में किया जाता था, जर्मनी में मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ्स में किया जाता था। आशा करता हूँ आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। और जो मैंने हेडिंग्स बताई बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, नेपोलियन चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप, हंगर हार्डशिप एंड रिवोल्ट, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये हेडिंग्स की वीडियो आपको जरूर देख लेनी चाहिए जब आप क्वेश्चन आंसर को करने हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो आशा करता हूँ आप इन वीडियोस को देखने के बाद ही एक्सरसाइज को करोगे, तो आपको असल में पता लगेगा कि हमने कितना ज्यादा उस एक्सरसाइज में करवाया है, कि कोई भी क्वेश्चन आपका आपकी वीडियो से बाहर नहीं आ रहा है और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, जोल्वरीन स्टार्टेड इन 1834 इन पर्सिया रेफर्स टू ए। किस चीज का जोल्वरीन स्टार्ट हुआ था बेटा, वो किस चीज का था, वो बेटा देखो ध्यान रखना। जो जोल्वरीन स्टार्ट हुआ था 1834 में पर्सिया में, तो क्या थी, ट्रेड यूनियन थी। ट्रेड यूनियन क्या थी, इनके अंदर बिजनेसमैन भी थे बेटा, और इनके अंदर प्रोफेशनल्स भी एग्जिस्ट करते थे। तो उसको क्या बोला गया था बेटा, जोल्वरीन बोला गया था, जो कि किससे रिलेटेड थी बेटा, आपकी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड
थी। बट टू द सेंट्स एंजल्स एंड क्रिस सिंबलाइज इन यूटोपियन। यूटोपियन देखो, यूटोपियन क्या होती है, एक ऐसी सरकार होती है। देखो यूटोपियन विजन क्या होता है, देखो यूटोपियन जो होता है एक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट विद ए रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन बहुत तगड़े, जिसमें रूल एंड रेगुलेशन उसको यूटोपियन बोलते हैं। बट इन एक्चुअल दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये एग्जिस्ट करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कोई सरकार नहीं है बेटा जो बिल्कुल इतने हार्ड स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह के साथ लोगों का इतना ध्यान रखती हो। तो इसमें क्या था बेटा कि वाई डू द सेंट्स एंजल्स एंड क्राइस्ट, जो सेंट्स थे बेटा, जो संत थे, एंजल्स थे और क्राइस्ट था बेटा, किस चीज को सिंबलाइज करता है यूटोपियन यूनियन में, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा बेटा फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, की सारे देश बिल्कुल फ्रेटर्निटी के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे। तो सारे एक दूसरे की ऐसी गवर्नमेंट बिल्कुल किसमें से क्या हो, बहुत ज्यादा भाईचारा हो। भाईचारा मतलब उनके बीच में कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो सेंट एंजल और क्राइस्ट क्या बोलते हैं बेटा यूरोपियन यूनियन में, फ्रेटर्निटी के अमंग नेशंस के बारे में दर्शाता है। उसके बाद देखते हैं हु वर द जंकर्स। जंकर्स कौन थे बेटा, इसके बारे में बेटा आपको बताता हूँ। ये जंकर्स जिनको बोला गया बेटे लार्ज लैंड ओनर्स थे बेटा, जिनको क्या बोला गया है, जंकर्स बोला गया। तो हमारे जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं बेटा आर डिस्क्राइब्ड एज जंकर्स, उनको क्या बोला गया है बेटा, जंकर्स बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कौन सी ऐसी ट्रीटी हुई थी बेटा जिसने इसको क्या बना दिया था, इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया था। मैंने आपको बताया था ये थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको लिखना कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आप जानते हो क्या होता है, कॉन्स्टेंट, उसके बाद लिखना इनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये हमारी यूनिटी की कोई एक हमारी क्या थी बेटा, ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद इसके बाद ग्रीस को क्या बना दिया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। तो उसका नाम क्या था बेटा, दैट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसकी थी 1832 में। और वो कब हुई थी बेटा, 1832 में हुई थी। सिक्स क्वेश्चन देखिए, ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, सेम सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सिक्स का आंसर भी क्या है बेटा, ए होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, जो ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाती है बेटा, वो क्या थी, हमारी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी, 1832 में हुई थी। विच पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, कौन सी पावर से नेपोलियन को अकेले हरा दिया था बेटा, ये आपका आता है सेवंथ क्वेश्चन। तो इसमें कौन थी, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रशिया और ब्रिटेन बेटा। ऑस्ट्रेलिया ने, प्रशिया ने, रशिया ने और ब्रिटेन ने बेटा किसको हरा दिया था, इन सारी ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन जिसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको चाइल्ड ऑफ नेपोलियन इज आल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेपोलियन इज आल्सो called as child of फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या कंसीडर किया जाता है, चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। रोमांटिसिज्म क्या था बेटा, ये रोमांटिसिज्म क्या था बेटा, ये एक, इसमें क्या करते थे बेटा हम, इसमें क्या करते थे, ये हमारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट था बेटा, जिसमें रोमांटिसिज्म में क्या होता था, सॉरी ये एक हमारा कल्चरल मूवमेंट था बेटा। ये क्या था, हमारा कल्चरल मूवमेंट था, जिसके जरिए हम क्या दर्शाते थे कि वो ना जो इलिटरेट पीपल भी है ना, जो जो इलिटरेट पीपल्स है बेटा, वो इलिटरेट पीपल्स भी क्या कर सकें बेटा, इलिटरेट पीपल्स जो हमारे दे रखे हैं वो भी क्या कर सकें, आइडिया ऑफ नेशन के बारे में प्राप्त कर सकें, किसको क्या दिखा सकें। और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था, वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था, वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। फंक्शनिंग फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन 1789 से पहले किस तरीके की सरकार वहां पे प्रेजेंट थी बेटा, तो मोनार्की प्रेजेंट थी। 1789 से पहले अगर हमको फ्रांस को पूछेगा कोई भी, तो किस तरीके की सरकार थी बेटा वहां पे, मोनार्की के तरीके की सरकार थी। सो हम कह सकते हैं जिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी बेटा फंक्शनिंग फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, दैट इज मोनार्की। किस तरीके की सरकार काम कर रही थी बेटा,
मोनार्की के तरीके की सरकार वहां पे काम कर रही थी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following country is considered as the cradle of European civilization? किसको हम क्या बोलते हैं? cradle of European civilization का cradle किसको बोला जाता है बेटा? वो बोला जाता है बेटा ग्रीस को। ध्यान रखना क्या बोला? cradle से cradle का मतलब होता है पालना होता है शायद, of European civilization से बोला जाता है बेटा वो ग्रीस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, choose the correct nationality of artist Frederick Chorou who visualized his painting a society made of democratic and social republic। बेटा choose the correct nationality बतानी है बेटा आर्टिस्ट की, क्या बतानी है हमें? नेशनलिटी बतानी है बेटा। तो कौन सी नेशनलिटी थी बेटा उसकी? स्विस नेशनलिटी थी बेटा, जो स्विस से बिलोंग करता था। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिवोशन ऑफ वन कंट्री एंड हिस्ट्री एंड कल्चर। बेटा सबसे ऑप्शन पहला नंबर क्या दे रखा है? यही दे रखा है। तो हमारा 12th का क्या हो जाएगा? विदाउट अप्रिसिएशन ऑफ अदर। देखो स्ट्रॉन्ग डिवोशन हो बेटा जो फॉर वन कंट्री के लिए और इसकी हिस्ट्री और कल्चर के लिए। देखो लव भी होना चाहिए और बेटा डिवोशन होना चाहिए टुवर्ड्स द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ नेशन के प्रति। किसके प्रति? हिस्ट्री एंड नेशन के प्रति क्या होना चाहिए? हमारा डिवोशन होना चाहिए। किसके प्रति? टुवर्ड द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द नेशन के प्रति हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिवोशन होना चाहिए। वैच द टर्म यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है बेटा? उसके बारे में बताना है। तो यूटोपियन सोसाइटी होती है बेटा क्या? ए सोसाइटी विद द कंट्रोल ऑफ चोजन फ्यू वाइज मैन एंड ए सोसाइटी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट। बेटा तो क्या है जो अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट? तो सबसे पहला ये ऑप्शन तो होगा ही, अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन और उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? थर्ड वाला, ए सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द चोजन फ्यू वाइज मैन के द्वारा। एक तो एग्जिस्ट नहीं करेगी और किसके द्वारा होगी? फ्यू वाइज मैन से इसको चलाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? यूटोपियन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटोपियन गवर्नमेंट बोलते हैं। अब आगे देखिए, पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन प्लेबिसाइट। क्या होता है बेटा? प्लेबिसाइट होता है बेटा, पढ़ते हैं एक बार। प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय द विच ओनली द फीमेल मेंबर्स ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट अ प्रपोजल। नहीं, ये पे होता है बेटा सिटीजन से रिलेटेड होता है। ये होता है प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजंस ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। सबसे पूछा जाए बेटा, सभी सिटीजन से पूछा जाए, इसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। प्लेबिसाइट इज डायरेक्ट वोट बाय ओनली चूजन, नहीं ओनली चूजन फ्यू नहीं होगा। वोट ओनली बाय द फीमेल मेंबर्स है, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल मेंबर्स है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट होती है बाय विच ऑल द सिटीजंस ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड reject a season बेटा। अर्नेस्ट रनन बिलीव दैट एक्सचेंज ऑफ नेशन इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों चाहते थे बेटा वो? क्योंकि क्या था बेटा? इट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इनहेबिटेंट, नो इट इंश्योर लिबर्टी ऑफ ऑल इनहेबिटेंट सिटीजंस की। बेटा सबकी क्या चाहते थे? इट इंश्योर करना चाहते थे क्या? लिबर्टी टू द ऑल ऑफ द इनहेबिटेंट सिटीजंस की क्या हो जाए? उनकी क्या हो पाए बेटा? लिबर्टी हो पाए, ऐसा वो चाहते थे बेटा। विच फ्रेंच आर्टिस्ट, देखो फ्रेंच आर्टिस्ट था तो हमने क्वेश्चन गलत कर दिया शायद। ये फ्रेंच आर्टिस्ट था बेटा जो, तो ये किससे बिलोंग करते थे बेटा? ये हमारे फ्रेंच से बिलोंग करते थे। फ्रेडरिक सोरू जो थे हमारे, कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रेडरिक सोरू सॉरी, कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा? फ्रेडरिक सोरू आपके फ्रेंच से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, अब देखिए विच फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। तो क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रेडरिक और स्पेलिंग है, ये हमारे कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने 4 प्रिंट्स को विजुअलाइज किया था और एक ऐसा ड्रीम देखा था बेटा जो कि क्या था? डेमोक्रेटिक सोशली, क्या था? डेमोक्रेटिक सोशेबल वर्ल्ड की उन्होंने कामना की थी बेटा, जो क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेटिक सोशलिटी वर्ल्ड के बारे में। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूटिस्ट? देखो दो वर्ड है बेटा, एक तो है एब्सोल्यूटिस्ट
एक आया यूटोपियन और एक थर्ड आया एडवांटेजेस ऑफ ए नेशन एंड स्टेट। वन एडवांटेज भी बताना है और थर्ड आया बेटा प्लेबिसाइड। थर्ड क्या है बेटा प्लेबिसाइड। तो इनके आंसर हम देखते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट क्या आपको मेरे को ये समझाने पड़ेंगे, तो उसके लिए समझाने के लिए हम रिटर्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ बेटा, वो देख लीजिए। देखो सबसे पहले आया है एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है बेटा। लिटरली एक गवर्नमेंट और एक सिस्टम, एक गवर्नमेंट होती है, सिस्टम होता है ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर, कोई भी रिस्ट्रेंट उसकी पावर पे ना हो। ऐसा इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है दैट वाज सेंट्रलाइज्ड हो एंड मिलिटरीलाइज्ड हो और रिप्रेसिव हो। बेटा ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। नो रिस्ट्रेंट मतलब उसके ऊपर कोई भी रोकथाम ना हो। रोकथाम का मतलब जितना power can be used according to wish and no operation of the power can exist। उसका ऑपरेशन एग्जिस्ट करता ही ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर टू, और हिस्ट्री में अगर देखें तो इस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है। कौन सी होती है मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है। कौन सी गवर्नमेंट होती है मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड हो। बेटा कैसी हो सेंट्रलाइज्ड हो और वो मिलिटरीलाइज्ड भी हो। मिलिट्री भी एग्जिस्ट करती है और सेंट्रलाइज हो बेटा और रिप्रेसिव हो। रिप्रेसिव का मतलब उसकी चलती है, एक तो होता है ऑपरेसिव और एक होता है रिप्रेसिव। तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है एब्सोल्यूटिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए यूटोपियन क्या होता है, एक विजन होता है बेटा सोसाइटी का जिसमें आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट, ये अनलाइकली एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी जो ये बाय वाइज मैन के द्वारा गवर्नमेंट होती है, वाइज मैन के द्वारा कोई गवर्नमेंट होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम यूटोपियन बोलते हैं। बट एक ऐसा आइडियल होती है दैट अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है बेटा उसको बोलते हैं हम, बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, उसको हम बोलते हैं यूटोपियन। अब एक अगला था बेटा क्या था एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन। क्या होता है बेटा एक गारंटी ऑफ लिबर्टी देता हो। देखो नेशंस क्या, नेशनलिटी क्या, नेशन क्या होता है, एक नेशन मैंने आपको दिया ना गारंटी किसकी देता हो लिबर्टी की देता हो। और एक एडवर्टाइज क्या है विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड वन मास्टर। अगर एक ही लॉ, ओनली वन लॉ होगा बेटा और मास्टर भी क्या होगा एक ही होगा, तो हमें क्या नहीं मिल पाएगी लिबर्टी नहीं मिल पाएगी बेटा। तो उसको क्या बोलते हैं नेशन बोलते हैं। नेशन में क्या होते हैं राइट टू इक्वलिटी भी हमें मिलता है। नेशन की डेफिनेशन पहले बताई थी, इसकी ऑन टेरिटोरियल होती है बेटा, टेरिटरी बिल्कुल होती है। और क्या इनका शेयर्ड जो होता है बेटा, शेयर्ड क्या होती है कल्चर एंड हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री और कल्चर क्या होती है बिल्कुल शेयर्ड होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा एक नेशन, और इसका एक एडवांटेज था। अब देखिए प्लेबिसाइड किसको बोलते हैं। प्लेबिसाइड होता है बेटा एक डायरेक्ट वोट। बेटा क्या होती है एक डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। ये आपका आया था बेटा प्लेबिसाइड एक होती है डायरेक्ट वोट जिसमें ऑल द पीपल ऑफ रीजन, पीपल सारे रीजन के लोगों से पूछा जाता है दे आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, कि वो किसी एक्सेप्ट करेंगे किसी प्रपोजल को या उसको रिजेक्ट करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम प्लेबिसाइड बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है प्लेबिसाइड बोला जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ, देखो अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार 6 7 क्या बेटा, उसके बाद इसके आंसर के ऊपर आते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन 6 क्या था, व्हाट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डिड टेक प्लेस इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्या पॉलिटिकल और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है। एक तो क्वेश्चन ये हमारा जब हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1789 में। और एक बताना स्टेट एनी वन स्टेप दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो अमंग द फ्रेंच पीपल में, कोई एक स्टेप उसके बारे में बताना है। और विच क्लब वर सेटअप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाय हिम, कौन से क्लब की स्थापना हुई थी बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और किसके द्वारा हुई थी। हाउ डिड नेपोलियन कोड वाज इम्प्लीमेंटेड इन द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल में थे, उनमें कैसे कोड को लगाया गया था। व्हाई डिड द पीपल इन द कॉन्क्रीट टेरिटरीज में बिकम होस्टाइल हो गए थे नेपोलियन के रूल के बेटा। देखो लास्ट के ना क्वेश्चन एक बार इसको दिमाग में ले लीजिए बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। लास्ट के दो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नेपोलियन कोड को ऐसे एरिया में कैसे लगाया गया था जो फ्रेंच कंट्रोल के अंडर थे, और लोग थे नेपोलियन के प्रति उसके अपोज कैसे करने लगे थे उसके बारे में बताना है। और कौन से क्लब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुए थे बेटा सेटअप हुए
हुए थे, और वह पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए थे बेटा किसमें, वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और यानी कोई भी एक स्टेप बताना है बेटा जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का बताता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनके देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। The French Revolution led to transfer of sovereignty, किसका ट्रांसफर हुआ बेटा, सोवरेनिटी का, फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स बेटा, जो एक मोनार्की थी बेटा, जो सरकार मोनार्की थी, ट्रांसफर किसका हुआ, सोवरेनिटी का ट्रांसफर हुआ। और क्या मोनार्की से क्या होगी बेटा, ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी के ऊपर वो सारी बात आ गई थी बेटा। तो आगे है बेटा, रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट, रिवोल्यूशन ने क्या प्रोक्लेम किया, दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेंसिटी। तो रिवोल्यूशन ने ये प्रोक्लेम किया था कि यही लोग हैं जो वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बेटा नेशन को, एंड शेप करेंगे इसकी डेस्टिनी को। और किसको शेप करेंगे, इसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे। ये था बेटा क्वेश्चन फ्रेंच रिवोल्यूशन के 1 स्टेप के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड द ट्रांसफर ऑफ, सेम क्वेश्चन है बेटा, वही क्वेश्चन का आंसर है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और रिवॉल्यूशन क्या था बेटा, प्रोक्लेम करेगा, इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी। ईट का क्या है बेटा, एज द न्यू इवेंट ऑफ फ्रेंच रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप में जैसे पहुंचे बेटा, तो स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास ने बिगन सेटिंग जैकोबियन क्लब्स को बनाया था। तो अगर कोई भी पूछे व्हाट वर द क्लब्स formed after the French Revolution that are known as Jacobian clubs, बोलेंगे उनको, कौन से, जैकोबियन क्लब्स जो थे बेटा उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि नेपोलियन का कोड वहां पे कैसे लगा था, इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड इन इटली एंड जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from self-norm and mental dues, से उनको क्या कर दिया था, आजाद कर दिया था। तो सबसे पहली बात, कौन से एरिया थे जब नेपोलियन था जिसके अंडर, नेपोलियन के अंडर वो एरियाज आते थे, तो वो एरियाज कौन कौन से थे, मैं एक बार लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। तो डच रिपब्लिक था, एक एक को देखो बेटा तभी याद होंगे, क्या था, एक डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड था, एक जर्मनी था बेटा, और इनमें क्या लगा दिया उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हुए थे बेटा, क्या हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हुए थे। और जो पीसेंट्स थे बेटा, पीसेंट्स को क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था, पीसेंट्स को क्या कर दिया था, फ्री कर दिया गया था। तो ये था नेपोलियन ने जहाँ कहाँ पे अप्लाई किया था, जहाँ पे नेपोलियन फ्रेंच का क्या था बेटा, शासन था। उसके बाद पीपल बिकेम होस्टाइल, पीपल क्या हो गए बेटा, होस्टाइल हो गए, ड्यू टू द इंक्रीज टैक्सेशन के कारण, किसके कारण, इंक्रीज टैक्सेशन के कारण, सेंसरशिप के कारण, एंड फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन हुआ बेटा इनटू द फ्रेंच आर्मी में, रिक्वायर्ड टू कन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, किसको कन्कर करना चाहते थे बेटा, रेस्ट ऑफ द यूरोप को, फ्रेंच आर्मीज ने रिक्वायर्ड किया। ऑल दीज सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, को क्या कर दिया बेटा, बिल्कुल अलग कर दिया। तो पीपल होस्टाइल क्यों हुए थे, इंक्रीज टैक्सेशन, देखो मेन रीजन जो था behind the opposition of revolution against Napoleon, क्या रीजन था बेटा, तो रीजन क्या था बेटा, तो यही रीजन था कि इंक्रीजिंग टैक्सेशन, सबसे मेन रीजन यही था, इंक्रीजिंग टैक्सेशन बेटा, रीजन क्या आता है, टैक्सेशन आता है, एंड सेंसरशिप बेटा, सेंटर ऑफ टैक्सेशन, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज में कंस्क्रिप्शन करना, रिक्वायर्ड टू कन्कर ईस्ट ऑफ द यूरोप में, यूरोप को कन्कर करने के लिए फोर्स क्या करते, कंस्क्रिप्शन और आर्मी में। ऑल दीज सीम्स टू आउटवे एंड द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की क्या हो गया बेटा, ये आउटवे द एडवांटेजेस को आउटवे कर दिया, कि वो ठीक तो थे लेकिन ये उससे ज्यादा गलत लगने लगे। तो यहाँ पे ऐसा लगने लगा कि कुछ ठीक तो किया है, ये गलत ज्यादा कर दिया है। तो दीज आर द सम मेन बेसिक फैक्ट्स जिसके कारण नेपोलियन को क्या हुआ था बेटा, उसका विरोध हुआ था। तो ये थे आपके क्वेश्चंस बेटा, आपके वेरी वेरी शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
लेकिन एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन है, इसको कीजिए। नेपोलियन चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इस वीडियो को देखिए। बिगिनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन यूरोप है, ये भी देखिए। हंगर पार्टिसिपेंट रिवोल्ट है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली है, और नेशनलाइजेशन। ओनली टोटल आपके ये बेटा 6 टॉपिक्स हैं, इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू एंड 1 मार्क क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छे से एंजॉय करके अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं बेटा, हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 के, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।